अब डिस्कस करेंगे गांधी जब इंडिया में आया था तब क्या हुआ था। तो जैसा कि हमने बाकी सब डिस्कस कर लिया कि वो बाहर गया था लॉयर की डिग्री करने के लिए, देन फिर वो अब साउथ अफ्रीका चले गए थे। फिर इनकी कमबैक होता है 1915 में इंडिया के अंदर, और इसको कहते हैं हम गांधी नहरा। यहाँ से हमारी पॉलिटिक्स में चालू होता है गांधी नहरा। और ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन के आ चुके थे, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी या फिलोसफी थी सत्या की या नॉन वायलेंस की, जिसे हम सत्याग्रह भी कह सकते हैं, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी। और उन्होंने डिराइव करी थी ये फिलोसफी फ्रॉम जैनिज़्म एंड हिंदुइज़्म। साथ में इन्होंने पॉलिटिकल ग्रुप बनाया अपने गोपाल कृष्ण गोखले को, जो कि इनकी एडवाइस करते थे। उन्होंने बोला कि आप पूरे नेशन के भ्रमण पे जाओ, ताकि आप जब पूरे देश घूमोगे तो पता चलेगा कि लोगों के बीच में क्या तकलीफ़ है और आप उनका निवारण कैसे कर सकते हो। 1 साल आप इसको डेडिकेट करो। तो गांधी ये काम करने के लिए निकल जाते हैं। साथ ही जो गांधी था वो होम रूल लीग मूवमेंट के खिलाफ था, क्योंकि वो कहते थे कि अगर हमने इसका खिलाफ गए तो ब्रिटिश का जो संघर्ष है 1 साल से वर्ल्ड वॉर 1 का, वो ख़त्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश में इंडियन सोल्जर्स की भर्ती के लिए भी काफ़ी सारे काम करे थे, जिसके लिए उन्हें केसर हिंद का मेडल भी मिला था ब्रिटिश के द्वारा। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या होता है, मतलब उसके दौरान क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है बिहार के अंदर। फोर्स इंडिगो प्लांटेशन करवाया जा रहा था यूरोपियंस के द्वारा। जो इंडिगो है कमर्शियल क्रॉप थी। अब अपनी क्रॉप नहीं ग्रो कर सकते थे खाने पीने की, लोगों के पास खाने के लाले पड़ रहे थे उस टाइम पे, और उनको इंडिगो के लिए अच्छे पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तो लोगों का दोनों तरीके से बेड़ा गर्क चल रहा था। उस टाइम में एक सिस्टम था हमारा 3 कथिया सिस्टम। इसका मतलब है मिनिमम 3 कथा लैंड। एक कथा में 20 बीघा होता है। 3 कथा मतलब कि कर लो आप 60 हो गया। रिजर्व लैंड होता है कल्टीवेशन के लिए इंडिगो का, यानी कि इतने एरिया में सिर्फ इंडिगो की कल्टीवेशन करी जाएगी। अब लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक डाइज का चलन बढ़ गया। इंडिगो जो था ओरिजिनल था, नेचुरल था, अब उसकी जगह कंपटीशन में सिंथेटिक डाई आ गया इंडिया पूरे वर्ल्ड में। तो यूरोप में जो ये प्लांट बेस प्रोडक्शन हो रहा था इंडिगो का, जो इंडिया में कल्टीवेशन करके लेके जा रहे थे, अब उसका पैसा नहीं मिल रहा था अच्छे से, इनको उनका पे अच्छा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो पैसा रिकवर करना चाहते थे इंडियन कल्टीवेटर से। यानी कि जब तक आपको मुनाफा आ रहा था आपने इस्तेमाल कर लिया, और अब आपका मुनाफा नहीं हो रहा है तो आपने इन्हीं का ही दोबारा से खून चूसना चालू कर दिया। साथ में इन्होंने फार्मर्स को डराया धमकाया, पुलिस की धमकियां दी, जुडिशरी की धमकियां दी कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको ये कर देंगे या वो कर देंगे। इस दुखी मन से राजकुमार शुक्ला जो था वो लखनऊ सेशन में गांधी के पास जाता है और उन्हें इनवाइट करता है कि वो उनके पास आए, पर गांधी ने अभी एक्नॉलेज नहीं किया था, तो उनको वो हर जगह फॉलो करता था। फाइनली गांधी ने उसको जाके प्रॉमिस किया कि वो चंपारण एक दिन ज़रूर आएगा। तो फाइनली 1970 में जो गांधी है वो चंपारण जाते हैं। वहाँ पे दूसरे लीडर्स भी उन्हें मिलते हैं, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी। और इन्होंने सर्वे लिया कंडीशन का कि कल्टीवेटर्स के साथ आखिर कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है अब। ठीक है, पहले तो किया गया कि आप इंडिगो उगाओ, और जब इंडिगो की फसल फेल हो गई, फेल इन द सेंस कि सब सिंथेटिक डाइज आनी चालू हो गई, अब उन कल्टीवेटर से ही पैसे मांगे जा रहे हैं रेंट के तौर पे, लोन के तौर पे। जो गवर्नमेंट थी वो फियर्ड करती थी कि कमिटी वाज आल्सो सेट अप बाय द गवर्नमेंट एंड गांधी वाज इनवाइटेड एज अ मेंबर। गांधी से डर के जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसने कमिटी सेटअप कर दी थी गांधी के साथ मिल करके, ताकि किसी इस चीज़ का निवारण निकाला जा सके। और इस बात पे सहमति हुई कि जो हमारी 3 कथिया सिस्टम है उसको अबॉलिश किया जाएगा। ऑल्सो जो 1/4 एरिया कलेक्ट किया गया है इलीगली, यानी कि 1/4 ऑफ जो इलीगली पैसे कलेक्ट किए गए हैं वो वापस किए जाएंगे। सारे ड्यू वापस नहीं किए जाएंगे, सिर्फ 25% किए जाएंगे। पर गांधी इस बात पे सहमति दे देते हैं, क्योंकि गांधी को उस टाइम पे यही मिडिल पाथ नज़र आ रहा था। ऑल दो डिमांड उन्होंने 100% की थी। इसके बाद हमारे 1918 में आते हैं अहमदाबाद में, जहाँ पे कॉटन मिल वर्कर्स हुआ करते थे, जिनके बीच में डिस्प्यूट था मिल ओनर का और उनके वर्कर्स का, जहाँ की उनकी डिमांड थी कि उनका वेज जो है 50% से इंक्रीज़ कर देना चाहिए। पर मिल का ओनर सिर्फ 20% इंक्रीज पे ही हाँ बोल रहा था। तो वर्कर्स को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और उन्होंने हड़ताल चालू कर दी। अब इनके बीच में एडिटेट करने के लिए मिल वर्कर्स ने उस टाइम पे बॉम्बे बुलाए गए वर्कर्स से रिप्लेस करवा दिया।
तो अब यानी कि जो धरना दे रहे थे वो देते रह गए और उनकी जगह पे दूसरे लोगों ने आके काम करना चालू किया। अब लोग इतने ज़्यादा दुखी थे कि उन्होंने गांधी को यहाँ पे अप्रोच किया, पर उससे पहले उन्होंने उन्हीं की बहन को अप्रोच किया, जिन्हें हम अमलाबाई साराभाई कहते हैं। इनकी बहन अनुसुईया साराभाई जो कि एक सोशल वर्कर थी, उन्हें अप्रोच किया गया। साथ में अनुसुईया ने आके अब गांधी जी को रिक्वेस्ट किया और उनको बोला कि आप बीच में आइए और कुछ तो कीजिए। पर गांधी जो थे वो अंबाला के फ्रेंड हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने इनके अहमदाबाद वाला आश्रम जो है साबरमती वाला, उसमें बनाने के लिए डोनेशन दिया था। पर गांधी और अनुसुईया जो है वर्कर के साथ ही खड़े थे, तो उन्होंने वर्कर को बोला कि अपनी डिमांड तुम थोड़ी कम करो, 50% बहुत ज़्यादा होता है राइज करना सैलरी में, ठीक है, प्लस अपना जो हड़ताल है वो नॉन वायलेंस करो। पर जो मेन ओनर था, इनका दोस्त जो था गांधी जी का, उसने एक्सेप्ट नहीं करी है और इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। तो गांधी ने फिर फास्ट टिल डेथ ले लिया। ये फर्स्ट इंस्टेंट था इनका ये वाले मूवमेंट का कि मर जाऊंगा अगर ये नहीं किया तो ओनर टू टेक द डिस्प्यूट टू ट्रिब्यूनल। अब ये जो ओनर था उसने ट्रिब्यूनल में ले गया, उनकी हंगर स्ट्राइक ख़त्म करी, साथ में 35% जो हाई की डिमांड थी उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो फाइनली जीत इसमें यहाँ पे फिर गांधी की हुई। नाउ इनविटेशन आता है गांधी को खेड़ा जाने के लिए। खेड़ा भी हमारा गुजरात के अंदर है। अब खेड़ा सत्याग्रह होता है क्योंकि 1918 में ड्रॉट पड़ा था और अंडर रेवेन्यू कोड अगर 1/4 से ज़्यादा फसल अगर ख़राब हो जाती है किसी भी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, तो जो टैक्स उन पे लगाया करता था उसको हटा दिया जाएगा, ऐसा उनका प्रोविज़न हुआ करता था। पर जो गुजरात सभा थी, फार्मर एसोसिएशन, उन्होंने बोला कि हमारे जो ये टैक्स हैं इसे वेव ऑफ कर दीजिए क्योंकि हमारी प्लांटेशन 1/4 से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। पर गवर्नमेंट इस पर एग्री नहीं करती है। एडिशनली वो इनसे कहती है इफ़ दे फेल टू पे देयर प्रॉपर्टी विल बी सीज, मतलब कि उनकी प्रॉपर्टी ले लेंगे अगर वो पे नहीं करेंगे। अब इसमें दूसरे लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, जैसे कि वल्लभ भाई पटेल का, और साथ में खेड़ा मूवमेंट जो था वो रिकॉग्नाइज किया गया और पीपल वाज अपील्ड नॉट टू पे। उनको बोला गया कि आप पे मत करो, आप टैक्स मत दो अथॉरिटीज़ को। ये सारे लीडर्स ने इनको बोला। अथॉरिटी ने उनके लैंड्स को बेचना चालू कर दिया, जैसे उन्होंने बोला था कि आप पे नहीं करोगे हम बेच देंगे, उन्होंने बेचना चालू कर दिया। अब रॉयट्स थे, यानी कि जो वहाँ पे वर्कर्स हुआ करते थे मतलब अपनी लैंड के लिए, उन्होंने मंजूर कर लिया कि ठीक है आप इसको बेच दी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो अनशन से पीछे नहीं हटे। साथ ही ये हुआ हमारा फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट हुई। फाइनल गवर्नमेंट क्या करती है, जब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, रॉयट्स को किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, सत्याग्रह के बल पे उन्होंने बोला कि ठीक है हम 1919 के जो फिजिकल ईयर है उसके अंदर आपके टैक्स कलेक्शन के लिए सस्पेंड कर देते हैं, मत दीजिए आप। साथ में जो प्रॉपर्टीज हमने आपकी कॉन्फिस्केट कर ली है उनको भी हम वापस कर देंगे। इसके बाद जो गांधी के मूवमेंट्स हैं वो चालू हो गए हैं अब हमारे आने, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आया हमारा रॉलेट सत्याग्रह जो कि इसके इमीडिएट बाद आ गया था 11 नवंबर 1918 में, जहाँ पे गांधी एक्सपेक्ट रिफॉर्म आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन के बाद काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की डिमांड हुई और इसका रिजल्ट आया हमारा रॉलेट एक्ट के रूप में। रॉलेट एक्ट क्या था इसे हम डिस्कस करते हैं, जो कि मार्च 1919 में आया था। जिस रॉलेट कमेटी का गठन नवंबर 1918 में किया गया था, जो सर सिडनी रॉलेट के अंडर की गई थी, इस कमेटी का मेन काम ये था कि इसको पता लगाना था कि इंडिया के अंदर क्या लॉज में चेंज करने चाहिए कि गवर्नेंस सिस्टम और अच्छा हो जाए। तो इसने रिकमेंडेशन में दिया कि इंडिया में जो मिलिटेंट नेशनलिज्म बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इंडिया डिफेंस एक्ट का लागू करने की ज़रूरत है। साथ में इसको हम कहना चालू करते हैं रॉलेट एक्ट, यानी कि जो अभी इमरजेंसी मतलब वॉर के टाइम पे इनके ऊपर प्रोविजंस लगाए गए थे उन्हें हटाने की जगह उन्हें मेंटेन करा गया वॉर ख़त्म होने के बाद भी। तो इसे अत्याचारी और रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 इसका नाम था, पर इसे रॉलेट एक्ट कहते थे। ये इतना अनलॉफुल एक्ट था कि ये कहते थे कि हम कॉन्स्पिरेसी का भाड़ाफोड़ कर देते हैं पहले ही, और किसी भी क्राइम होने से पहले ही हम उसको ख़त्म कर देते हैं। इसके चक्कर में ये कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट, आपको डिटेन कर सकते हैं विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। 3 मेंबर स्पेशल कोर्ट से डिसीजन लेके आ जाएंगे दैट कोर्ट्स वर फाइनल, नो अपील।
और इसी 3 मेंबर के कोर्ट में आपकी सारी सुलह कर देते हैं, जिसे आप ना बाद में अपील कर सकते हैं। गांधी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा। 24 फरवरी 1919 को साथ में एक सत्याग्रह सभा बुलाई बम्बई में, जहाँ पे इन्हें ज्वाइन किया गया होम रूल लीग में। सत्याग्रह डिफरेंट लोकेशन लॉन्च कर दिया गया, इसे एक नेशन वाइड एजिटेशन बना दिया गया। 6 अप्रैल को रोलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन धरने हुए। साथ में ये वही लॉ था जिसकी वजह से अमृतसर के अंदर वैसाखी के मौके पर जलियांवाला कांड हुआ था, जहाँ जनरल डायर ने लोकल लोगों पे जो कि वैशाख मनाने आए थे एक ग्राउंड में, उसके सबके ऊपर सिविलियंस पे ओपन फायरिंग करवा दी गई थी, जहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस की मौत हो गई थी। और ये वॉयलेंस जो था बहुत बुरा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरी इवेंट हुए थे, आगे हम हिस्ट्री में देखेंगे जिनको। इसके बाद हम देखते हैं अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हमने देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है और वो किसके साथ मर्ज होता है, डिस्कस करते हैं। तो खिलाफत इशू जो था, इसका मतलब था कि जो मुस्लिम दुनिया भर में रहते हैं उनके लिए जो सुल्तान ऑफ टर्की था, खलीफा बोलते थे वो उनको, क्योंकि वो उनका स्पिरिचुअल लीडर हुआ करता था। पर वर्ल्ड वॉर 1 में उन्हें हरा दिया गया था और खलीफा जो था उनको उनकी पावर से हटा दिया गया था, जिसकी वजह से मुस्लिम जो दुनिया भर में प्रेजेंट थे वो काफ़ी दुखी थे, जिनकी वजह से, और वो काफ़ी सारे शौरों में थे और वो उनके खिलाफ विद्रोह चाहते थे। तो जो इंडिया में मुस्लिम्स की कंडीशन थी वो भी काफ़ी स्केर्ड थे, जिसकी वजह से जो उनकी सेक्रेड प्लेसेस थी उनको बचाने की इन्होंने डिमांड करी और इन्होंने सफिशिएंट टेरिटरी मांगी जहाँ पे ये अपनी अरेंजमेंट्स जो हैं उन्हें बचाए रखें, अपनी प्रैक्टिस अपनी बिलीफ्स को बनाए रखें, जिसके लिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी सारा फोर्स और प्रेशर डालना चालू करा। जिसकी वजह से 1919 में हमने खिलाफत कमेटी देखी, जिसको अली ब्रदर्स लीड कर रहे थे। अली ब्रदर्स इस लीडरशिप में काफ़ी आगे खड़े हुए थे, जो कि खिलाफत मूवमेंट के लिए लड़ाई कर रहे थे। अब हम देखते हैं खिलाफत मूवमेंट को कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ा गांधी ने। जहाँ पे स्टार्टिंग हमने करी थी मीटिंग्स के साथ, पिटिशंस के साथ यूज़ किया जाता था, वहाँ पे अब मिलिटेंट एक्टिव एजिटेशन करना चालू कर दिया। लाइक सामने बहस करनी चालू कर दी, जहाँ पे भी पिटिशन लिख कर भेजी जाती थी, मीटिंग करी जाती थी पैसिवली, अब वहाँ पे एक्टिवली बात करनी चालू कर दी गई। ये डिसाइड किया गया गांधी के द्वारा इन देयर फोर्स। गांधी जो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बने, उनके साथ 1919 में दिल्ली में इन्होंने कॉल किया ब्रिटिश गुड्स जो भी हैं उन सब का बाइकआउट करने के लिए। साथ में इन्होंने शुरुआत करी नॉन कॉपरेशन के लिए, अनटिल द फेवरेबल ट्रीटीज कमिंग आउट फॉर द ऑटोमन एम्पायर। यानी कि नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट इंडिया में चल रहा था वो साथ में मुस्लिम लीडर्स के मिलकर के इन्होंने रचा, ताकि जो ऑटोमन एम्पायर है उसमें उसको बचाया जा सके, खलीफा की प्रेस्टिजियस जो अथॉरिटी थी उसको बचाया जा सके, सेक्रेट प्लेसेस थी उन्हें बचाया जा सके। गांधी देखते थे एक मास मूवमेंट को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कि वो सब लोगों को यूनाइट कर देगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। उन्होंने सोचा हिंदू मुस्लिम दोनों एक स्पेयर पे आ जाएंगे इस मास मूवमेंट पे और वो खिलाफ खड़े हो जाएंगे इस गवर्नमेंट के। गांधी ने यहाँ पे अपनी 3 डिमांड रखी थी। फेवरेबल ट्रीटी विद टर्की होनी चाहिए, क्योंकि टर्की के ही खलीफा था उस टाइम पे। जो पंजाब के रॉन्ग हुए थे, यानी कि जो जलियांवाला कांड हुआ था उसके बारे में बात करी जाए, उस बात को रिड्रेसल किया जाए। साथ में स्वराज का एस्टेब्लिशमेंट। ये 3 डिमांड गांधी ने उस टाइम पे रखी थी। गांधी ने बोला था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है हमें उसको पूरी तरीके से फैलाना होगा, और अगर सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से नॉन कॉपरेशन कर लेते हैं, यानी कि सारी तरीके से बर्खास्त कर देते हैं ब्रिटिशर्स का, 1 साल के अंदर अंदर इंडिया जो है वो स्वराज बन जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। अब इनके बाइकआउट में बात क्या थी, स्कूल गवर्नमेंट में जो बच्चे जाते थे, लॉ कोर्ट्स में जो जाते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फॉरेन क्लोज, इन सबको हटा दो। उनके कहने का मतलब ये था। नेशन वाइड टूर पे निकले गांधी जी अली ब्रदर्स के साथ में, ताकि नॉन कॉपरेशन के बातें बता सकें। इनके सुन के चक्करों में बच्चों ने अपने स्कूल छोड़ दिए, अपने कॉलेज छोड़ दिए, अपने काम छोड़ दिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ऐसी इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दिया, क्योंकि ये इंडियंस ने बनवाए थे। जो लॉयर्स बच गए थे प्रैक्टिस करते हुए, जैसे कि बच नहीं गए थे मेरे ख्याल से, उन्होंने छोड़ दिया था प्रैक्टिस करना, जैसे कि मोतीलाल नेहरू हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस करनी छोड़ दी थी वकालत उस टाइम पे। जो इंपोर्ट हो रहा था फॉरेन गुड्स का, क्लोथ का इंडिया में, वो आधे से भी ज़्यादा कट गया था इंडिया में। अब बुरी तरीके से मार पड़ी थी उनके फॉरेन गुड्स को इस टाइम पे।
1 करोड़ फंड कलेक्टेड हुआ था तिलक स्वराज के फंड में, यानी कि उन्होंने एक फंड बनाया था जहाँ पे वो कहना चाहते थे कि हम आज़ाद कराएंगे, हम स्वराज बनाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने फंड इकट्ठा किया, तो उसमें इन्होंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए थे। बाय जुलाई 1921 अली ब्रदर आस्क मुस्लिम टू रिज़ाइन फ्रॉम आर्मी, आर्मी से भी इन्होंने वापस निकलवा लिया था इन लोग को, और इस चक्कर में इनको अरेस्ट कर लिया गया था अली ब्रदर्स को। गांधी ने अपने कांग्रेस को बोला कि आप रेजोल्यूशन पास करो सेम चीज़ के लिए कि आप भी अपने लोगों को वापस बुला लो। हड़ताल निकाली गई टी प्लांटेशन के आसाम में, रेलवेज में, हर जगह पे हर तरीके से इनको बाइकआउट करने की बातें करनी चालू हो गई थी। अब बात ये थी कि 1921 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स था वो इंडिया में आने वाला था विजिट के लिए, तो उस टाइम पे और भी ज़्यादा स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशन किए गए, और ताकि उनको पता लगे कि हम लोग खुश नहीं हैं। लोकल मूवमेंट्स अलग अलग जगह पे स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि अवध किसान मूवमेंट हो गया, एका मूवमेंट हो गया, मापला रिवोल्ट हो गया, द सिख एजिटेशन हो गया। वाइड रेंज में होने लगा पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल कास्ट एंड ऑल क्लास, बच्चे हों, बूढ़े हों, क्या मिडिल क्लास, क्या वुमेन, सब ने ज्वाइन करना चालू किया। फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम्स ने एक अच्छे नंबर में आकर के मूवमेंट ज्वाइन किया आज़ादी के लिए, या शायद से ऑटोमन एम्पायर के लिए। द गवर्नमेंट केम डाउन हैविली ऑन द प्रोटेस्टर्स, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से इन लोगों को बैठाने की कोशिश करी, बैन लगा दिया पब्लिक मीटिंग्स पे, सेंसर कर दिया मीडिया को, लीडर्स को अरेस्ट कर लिया उस टाइम पे गांधी को छोड़ के। ये करने से दिखाना चाहती थी कि आप कुछ भी कर लो, हम आपको ख़त्म कर सकते हैं, आपको निस्तनाबूद कर सकते हैं। पर 1 फरवरी 1922 गांधी जो है थ्रेटन टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम बारडोली, इन्होंने बोला कि अब हम आपका सिविल डिसोबीडियंस भी कर देंगे एक ही साथ में। लीडर्स वर नॉट रिलीज, फिर भी ये जब होगा जब आप लीडर्स को रिलीज़ नहीं करोगे, जो आपने मीडिया पे सेंसरशिप लगाई हुई है उसे आप नहीं हटाओगे, तो अब इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चालू कर दिया जाएगा। पर वो सिविल डिसोबीडियंस चालू हो पाता उससे पहले ही जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था हमारा, ये बर्खास्त हो गया। इसका रीज़न था हमारा चौरी चौरा इंसिडेंट जो गोरखपुर में पड़ता है, जो 1922 में हुआ। क्या पुलिस स्टेशन ने लीडर्स को पीटा था जो कि वॉलंटियरिंग कैंपेन में आए थे, जो कि अगेंस्ट थे लिक्वर सेल के, हाई फूड प्राइसेस के। तो पुलिस ने क्या किया, उनके ऊपर ओपनली फायर कर दिया। अब पीपल इतने एंग्री हो गए या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो गए इससे कि उन्होंने पूरा पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर गए। गांधी इससे बहुत ज़्यादा दुखी हुए, उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये मूवमेंट अब कॉल ऑफ किया जाता है, अब ये मूवमेंट आगे नहीं किया जाएगा। अब इसको गांधी जी के काफ़ी व्यूज़ थे कि क्यों ये मूवमेंट ऑफ किया गया। उनको लगता था कि लोगों को ना सत्याग्रह का मतलब ही समझ नहीं आया है, उनको पता ही नहीं है कि नॉन वायलेंस मेथड से सत्याग्रह किया कैसे जाता है। ये काफ़ी वॉलेंट मूवमेंट बन गया था और ये इजीली सप्रेस कर दिया जाता गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से उन्होंने खुद ही इस मूवमेंट को पीछे हटा लिया। ये एक साइन हो सकता था कि लोग थक गए थे इस मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रहा था, और साथ में गवर्नमेंट किसी भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था कि नेगोशिएशन करना चाहती है हमारे साथ। तो मार्च 1922 में गांधी जी को भी फाइनली अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि अब लड़ाई होनी चालू हो गई थी, लोग मर गए थे, तो इस वजह से गांधी को भी अभी जो रोक दिया था अब फिर से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। 6 साल तक वो जेल में रहते हैं एज अ पनिशमेंट। और खिलाफत क्वेश्चन लॉस्ट इन रेलेवेंस, यानी कि खिलाफत सिस्टम उस टाइम पे उड़ गया हवा में, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। 1924 में टर्की में खिलाफत वॉज एबॉलिश एंड मेड अ सेकुलर स्टेट, यानी कि टर्की अब सेकुलर स्टेट बन गया था और जो खलीफा सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका। देखते हैं कि भले ही एक सक्सेसफुल इवेंट नहीं रहा था, पर इसने कुछ अच्छी चीज़ें हमारे देश में करी थी। जैसे कि हम बात करते हैं नेशनल सेंटिमेंट्स को इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इवोक कर देना, मास मूवमेंट पहली बार होना जहाँ पे पीजेंट वर्कर सारे लोग साथ में आकर के काम मतलब बाइकआउट करने लग रहे थे। सिर्फ मद्रास में हमने देखा कि जहाँ पे इतना एक्टिवली नहीं हुआ बाइकआउट काउंसिल इलेक्शन का, पर इसके बाद भी हमारा इकोनॉमिकल बाइकआउट बहुत अच्छे तरीके से हुआ, जो कि बहुत क्रूशियल था और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा, जहाँ पे हमने देखा था कि जो कट डाउन हो गया था फॉरेन ट्रेड हाफ से। साथ में काफ़ी सारे सोशल मूवमेंट्स भी देखे थे हमने, जैसे कि एंटी लिक्वर कैंपेन। साथ में लोगों के अंदर काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस आ गया था कि यस, हम इस कॉलोनियल रूल को जल्द ही उखाड़ के फेंक देंगे। ये हमारे फाउंडेशन बनी आने वाले फ्यूचर की मूवमेंट्स के बारे में, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।